नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा देश इस टाइम कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है और देशवासी कोविड-19 जो वायरस है उससे लड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कतें हमें अगर कुछ आ रही हैं तो वो आ रही है वेंटिलेटर्स मिलने में, आईसीयू बेड्स मिलने में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलने में। पर्याप्त ऑक्सीजन की जो सप्लाई है हॉस्पिटल्स में वो नहीं है, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, मुंबई हो, हमारा महाराष्ट्र हो पूरा, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं इन सब चीज़ों की। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं मानता हूँ किसी दिक्कत को, तो मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है मेडिकल स्टाफ की। देखिए, हमारा जो मेडिकल स्टाफ है वो 24 घंटे लगातार काम कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो क्लीनिंग स्टाफ हो, या चाहे जो बाहर हॉस्पिटल्स के गार्ड खड़े हुए हैं, वो 24 घंटे काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम कर रहे हैं इस टाइम। तो देखिए, अब होता यह है कि जब लोग 24 घंटे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो बर्नआउट हो जाते हैं, और वो रोज़, हम तो सिर्फ न्यूज़ में सिर्फ डेथ्स सुनते हैं या किसी परिजन की डेथ का सुन लेते हैं हम, लेकिन वो लोग रोज डेथ्स को देख रहे हैं अपने सामने होते हुए। तो आखिरकार है तो वो भी इंसान ही, तो उनके दिमाग पे भी असर पड़ता है। ऐसे में हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने, या हेल्थ मिनिस्ट्री कह लीजिए या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी कह लीजिए, उन्होंने बोला कि हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव लेकर आए हैं। लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव पर मेरे कुछ सवाल हैं, और सवाल देश हित के सवाल हैं, और देश हित के सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं पर भी। सवाल ये है कि क्या ये सही में वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है? दूसरा सवाल मेरा यहां पर यह है कि क्या नंबर ऑफ डोजेज वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव को डिफाइन करेंगी? क्या वो हमारे लिए सफिशिएंट है नंबर ऑफ डोजेज? अगर आप 16 करोड़ 20 करोड़ वैक्सीन लगा देते हैं किसी को, या एक डोज भी लगा देते हैं 20 करोड़ वैक्सीन की, तो क्या वो सफिशिएंट है पूरे भारत देश के लिए? और तीसरा क्वेश्चन यहां पर मेरा यह बनता है कि क्या ये सिर्फ पब्लिक रिलेशंस का एक स्ट्रैटेजी है, और पब्लिक रिलेशंस जो मोदी जी की टीम है उसकी एक स्ट्रैटेजी है कि वो मोदी जी की इमेज को बेहतर। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव हम भारत में बोल रहे हैं, क्या वो सही में लार्जेस्ट है। तो मैं आपको स्टार्ट करना चाहूंगा प्रॉब्लम्स गिनवा के कि हमारा जो लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव हम बोल रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम, सबसे पहले मेरा मानना यह है कि भारत सरकार ने ऑर्डर ही प्लेस नहीं करे। जब विश्व में बड़े देश जैसे अमेरिका हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सभी बड़े देश लास्ट ईयर यानी कि 2020 में ही, मई में ही, जब वैक्सीन बनी भी नहीं थी, सिर्फ उस पर रिसर्च चल रही थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा था कई देशों में, तभी इन देशों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके अपनी डोजेस बुक कर दी थी अपने लोगों के लिए। तो तब भारत सरकार क्यों सो रही थी? क्यों भारत सरकार की एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं है? पहला सवाल तो यहां पर यह बनता है। दूसरी चीज यह है कि अगर आपने R&D में इन्वेस्ट किया होता, या आपने डोजेज में आपने पहले से बुक कर ली होती बाकी अपने देश के लिए, तो क्या हमारे पास कमी होती इस टाइम या नहीं होती? क्योंकि इस टाइम हमारे पास सबसे ज्यादा कमी जो है वो वैक्सीन की कमी है। अब देखिए, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि भारत सरकार ने एक एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें बोला कि भारत सरकार ने एक भी पैसा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को नहीं दिया है। तो यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे देश की सरकार ने क्यों रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया, क्यों डोजेस बुक नहीं करी। उसके बाद भारत सरकार दूसरे एफिडेविट में कहती है कि हमने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को लोन दिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का। तो आप क्यों लोन दे रहे हैं? आप क्यों लोगों की जो स्वास्थ्य है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों आप इन्वेस्ट नहीं करते रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? और हमारे पास इस टाइम सबसे ज्यादा वैक्सीन होनी चाहिए थी। तीसरी चीज, सवाल यह बनता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की जो साइट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, उनको विजिट कर रहे थे, तो इस तरह दर्शाया गया था कि ये सारा जो वैक्सीन प्रोडक्शन है या वैक्सीन पे जो R&D चल रही है वो भारत सरकार की देखरेख में हो रही है, जबकि भारत सरकार ने एक भी पैसा नहीं लगाया उसमें। तो ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। दूसरी प्रॉब्लम, एक अभियान चलाया भारत सरकार ने जिसका नाम था वैक्सीन मैत्री। तो वैक्सीन मैत्री जो पॉलिसी थी उसके अंडर भारत सरकार ने बोला कि हम जो कई देश हैं, बाहर के जो पूरे विश्व में देश हैं, उनको हम वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे क्योंकि हम आत्मनिर्भर हैं।
तो भारत मैत्री जो वैक्सीन प्रोग्राम था उसके तहत 6.6 करोड़ वैक्सीन 95 देशों में भेजी गई। तो क्या हमारे पास अपने को वैक्सीनेट करवाने के लिए इतनी डोजेस थी कि हम बाकी डोजेस बाहर भेज सकें? आत्मनिर्भर का मतलब तो यही है कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब यह होता है कि हम अपनी तो यूज कर ही पा रहे हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच जा रही है वो हम भेज दे रहे हैं। तो ये सब वैक्सीन जो भेजी गई जनवरी 2021 से लेके मार्च 2021 तक क्यों भेजी गई? क्योंकि 6.6 करोड़ वैक्सीन अगर हम देखें तो अगर हम एक वैक्सीन 2 डोजेज लगा रहे हैं, माफ कीजिएगा 2 डोजेज अगर हम लगा रहे हैं लोगों को, तो इसमें 3.2 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन लग जाती है, 3.3 करोड़ के आसपास वैक्सीन लग जाती। तो ये वैक्सीन सफिशिएंट थी दिल्ली की पॉपुलेशन और मुंबई की जो यूथ पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट करने के लिए। तीसरी प्रॉब्लम है जिस तरह से प्रोक्योरमेंट हमारी सरकार कर रही है वैक्सीन का, तो केंद्र की सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको ब्लेम नहीं कर सकती वैक्सीन की कमी होने पर। क्यों नहीं कर सकती, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी जितनी प्रोडक्शन हो रहा है पूरे भारत में वैक्सीन का, उसमें से 50% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है, 25% स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोक्योर कर रही हैं और 25% जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो प्रोक्योर कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार कर रही है तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स को कैसे ब्लेम कर सकती है कि आप वैक्सीन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे? देखिए, वैक्सीन प्रोक्योरमेंट में ही मैं केंद्र सरकार का एक और सबसे बड़ा फ्लॉ बता देता हूं आपको कि केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है हमारी कि आप वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए ग्लोबल टेंडर्स निकालिए, यानी कि जितनी भी स्टेट्स हैं वो विश्व में जाके टेंडर्स निकालेंगे कि आप हमें वैक्सीन दीजिए। तो इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि अगर इतनी सारी स्टेट्स बाहर जाके वैक्सीन मांगेंगी तो भारत की छवि कैसी बनेगी, आप सोचिए खुद ही। दूसरी चीज इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब स्टेट गवर्नमेंट्स वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर्स निकालेंगी तो जाहिर सी बात है कि वो आपस में ही नेगोशिएट करेंगी। इसका मतलब यह है कि जो स्टेट ज्यादा पैसे दे सकती है वो जल्दी वैक्सीन उसको मिल जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ यह होता है कि केंद्र की सरकार को क्या करना चाहिए था इसमें कि खुद ग्लोबल टेंडर निकालते और खुद से ही लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते स्टेट्स को और तब वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करते। तो केंद्र सरकार की जो गवर्नेंस है और जो उनकी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स है, लॉजिस्टिकल फेलियर है उनका, उस पर मैं सबसे बड़ा सवाल उठाता हूं। चौथी प्रॉब्लम इसमें यह है कि डिफरेंशियल प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट भारत की सरकार लेकर आई है। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अलग अलग रेट्स में वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों ना हम यानी कि केंद्र की सरकार हमारी एक वन नेशन वन प्राइस की पॉलिसी लेकर आती है फॉर वैक्सीनेटिंग द होल इंडिया। दूसरी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है हमारी डिफरेंशियल प्राइसिंग में कि भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाई जाती हैं पूरे विश्व में, तब भी भारत में जो हम प्राइस पे कर रहे हैं कोविशील्ड वैक्सीन का वो सबसे ज्यादा है। मैं आपको कुछ डेटा बता देता हूं पूरे वर्ल्ड में कितने प्राइस में मिल रही है कोविशील्ड वैक्सीन और भारत में हम किस प्राइस में खरीद रहे हैं उसको। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 कंट्रीज हैं वहां पे $2.15 से लेकर $3.5 की एक डोज मिल रही है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में $3 की एक डोज मिल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में $4 की एक डोज मिल रही है। ब्राजील में वही डोज $3.25 के आसपास की मिल रही है। बांग्लादेश में जो कि हमारा नेबर है उसमें वही डोज कोविशील्ड की यानी कि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसकी $4 की मिल रही है। और भारत में जो हम प्राइस पे कर रहे हैं कोविशील्ड वैक्सीन का वो है अराउंड $8। हालांकि ये सिर्फ प्राइस हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, लेकिन केंद्र की सरकार भी इतने महंगे प्राइस में या स्टेट गवर्नमेंट्स इतने महंगे प्राइस में वैक्सीन क्यों प्रोक्योर कर रही हैं, ये मेरा यहां पे दूसरा सवाल है। अब मैं आप लोगों को कुछ रियलिटी बता देता हूं। जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव जिसको हम बोल रहे हैं उसकी मैं कुछ रियलिटी बता देता हूं आपको। 1 मई से लेके 7 मई तक जिन जिलों में यानी कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में 20% का पॉजिटिविटी रेट था, 20% पॉजिटिविटी रेट से मेरा यह मतलब है कि अगर 10 लोग कोविड का टेस्ट करवा रहे हैं उसमें से 2 लोग का कोविड पॉजिटिव आएगा। वो डिस्ट्रिक्ट्स थे, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स थे 306 डिस्ट्रिक्ट्स। उनमें 50% से जो वैक्सीनेशन ड्रॉप हुआ वो हुआ 37 डिस्ट्रिक्ट्स में, 40 to 50% ड्रॉप हुआ 23 डिस्ट्रिक्ट्स में,
30 to 40% जो वैक्सीनेशन में ड्रॉप हुआ वो हुआ 41 डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके बाद 20 to 30% जहां वैक्सीनेशन का ड्रॉप हुआ वो हुआ 41 डिस्ट्रिक्ट्स में, और जहां पे 20% ड्रॉप हुआ वो हुआ 62 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये साफ जाहिर करता है, मेरी इसमें यही ओपिनियन है यहां पर, कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं है। लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव्स में हमारा जो ग्राफ है वैक्सीनेशन का वो ऐसे ऊपर जाता है, लेकिन हमारा ग्राफ कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नीचे जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है। एक और चीज जो यहां पे सामने आ रही है वो ये है कि बाकी देश, या जैसे कि यूएस, यूके या यूरोपियन यूनियन के देश अगर पेटेंट राइट्स को वेव कर देंगे तो भारत में वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन नो, दिस इज अ बिगेस्ट लाई। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब हम पेटेंट्स रेज करेंगे तो हमारे को टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, पहली बात, वो सेटअप लगाने के लिए, यहाँ पे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए हमारे को बहुत सारा इक्विपमेंट चाहिए होगा वो वैक्सीन बनाने के लिए, और हमारे को टेक्निकल नो हाउ चाहिए होगी, यानी कि जो लोग वहां पे वैक्सीन बना रहे हैं, चाहे वो यूएस हो या यूरोप हो, उनकी थोड़ी हमें नॉलेज ट्रांसफर भी यहां पर चाहिए होगी भारत में। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमारे को रिक्वायरमेंट क्या है? हमारे को रिक्वायरमेंट है ज्यादा से ज्यादा डोजेस की। तो ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, और भारत सरकार इस पे काम कर रही है, नो डाउट। लेकिन यह है कि इसके जो फायदे होंगे वो हमें सितंबर से दिसंबर के बीच में मिलेंगे 2021 में। और मैं आपको बताता हूं ये सवाल क्यों उठा है, क्योंकि यूएस ने पेटेंट राइट्स को वेव किया है, तो दैट गेव कॉन्फिडेंस टू प्राइम मिनिस्टर मोदी कि वो यूरोपियन यूनियन में जाएं और यूरोपियन यूनियन के समिट में जाकर रिक्वेस्ट करें कि यूरोप के भी देश पेटेंट राइट्स को वेव करें। लेकिन हुआ क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली समिट अटेंड भी किया वहां पे यूरोपियन यूनियन का, और वहां पे सभी देशों ने, चाहे वो फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, सबने मना कर दिया कि हम पेटेंट राइट्स को वेव नहीं करेंगे। तो क्या इससे भारत की गरिमा भी गिरती है? यह भी एक सवाल उठता है। सेकेंड वेव से तो हमारा देश निकल चुका है, लेकिन अब थर्ड वेव की हमको तैयारी करनी होगी, और तैयारी करने के लिए हमको हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ना होगा। मैं आपको हर्ड इम्यूनिटी पे थोड़ा डेटा देता हूं कि हमको कितनी वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी और कैसे हर्ड इम्यूनिटी हम अचीव कर पाएंगे। हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन 135 करोड़ के आसपास है, और हर्ड इम्यूनिटी के लिए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 70% लोगों को वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा। 70% पॉपुलेशन हमारी बनती है 94.5 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब यह है कि हमें टोटल मिला के 189 करोड़ वैक्सीन डोजेस चाहिए होगी अगर हम 2 शॉट लोगों को लगा रहे हैं। और इसमें मैंने जो डेटा है ये वाला, इसमें मैंने वेस्टेज को अकाउंट नहीं किया है, तो इससे हम ज्यादा ही डोजेज हमको चाहिए होंगी, 190 करोड़ से ऊपर डोजेज हमको चाहिए होंगी। लेकिन हमारा एवरेज क्या है, हमारी स्पीड क्या है? जो हमारा सरकार बोल रही है कि ये लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है, मैं उसकी स्पीड आपको बता देता हूं। ऑन एन एवरेज पर डे हम 15 to 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं फिलहाल। इसका मतलब यह है कि पर मंथ, एक महीने में हम 4.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, और अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो पूरे साल में हम सिर्फ 54 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा पाएंगे। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें या 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका यहां पर यह निकलेगा कि सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए, यानी कि हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए पूरे 3.5 साल लग जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक जो वैक्सीन है, वैक्सीन की जो इफेक्टिविटी है वो 9 से 10 महीने रहेगी, एज पर WHO एंड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर वैक्सीन लग चुकी है लोगों को 54 करोड़ को, और उनको 9 महीने हो गए, तो वो दोबारा से रेडी हो जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। तो सबसे बड़ी इस टाइम सिचुएशन की डिमांड यही है कि केंद्र की सरकार और राज्य सरकारें साथ मिलकर काम करें और वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा प्रोक्योर करें, और ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव वे में हमारे जो देश के लोग हैं उनको वैक्सीनेट करवाएं। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम मई आधा क्रॉस कर चुके हैं, और मई के एंड में प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे अपने मन की बात करने। अब अपने मन की बात तो वो बता देते हैं, लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं, हम जैसे लोगों की बात उनको कितनी समझ आती है वो वही जाने, या फिर उनके एडवाइजर जाने, या उनके मंत्री जाने। तो अगर वो इन चीजों पे बात नहीं करते हैं, इन मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, तो ये साफ जाहिर है कि वो देश को भ्रमित कर रहे हैं और देश को सिर्फ घुमा रहे हैं, और ये उनकी सिर्फ एक पब्लिक रिलेशंस की पॉलिसी है, पब्लिक रिलेशंस की उनकी स्ट्रैटेजी है। तो आप लोगों से मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि आप उनके मन की बात को सुने और देखें कि वो क्या मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ अपनी गवर्नमेंट की बड़ाइयां कर रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। और लास्ट में मेरी आप लोगों से सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है
कि कोशिश करिए अपने परिवार को और अपने आप को वैक्सीनेट करवाने की। मुझे मालूम है ये बहुत मुश्किल टास्क है, इस टाइम कोविन पे एक भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लगे रहिए, कोशिश करिए कि आप वैक्सीनेट करवा पाए अपने लोगों को। और जो लोग ठीक हो रहे हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा डोनेट करिए, क्योंकि प्लाज्मा की इस टाइम कमी आ रही है, डोनर्स की कमी आ रही है। तो आप अगर प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो हम लोगों की जान बचाने में कामयाब रहेंगे। धन्यवाद।